नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज और भारत न्यूज में आज की वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। मायावती मध्य प्रदेश में किसका खेल बिगाड़ने वाली है और अखिलेश यादव उस कड़ी में कितनी दूर हैं? क्यों संजय राउत ने कनाडा को खरी खरी सुना दी और जेएनयू में कौन बीज रहा है नफरत के बीज? और सबसे बड़ी खबर, क्या वाकई जेडीयू में टूट होने वाली है? खबर पड़ी है, लेकिन इसका आकलन करेंगे और आकलन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश। राकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं आज, और अगर हम क्रमवार तरीके से उनको लें तो सबसे पहली खबर जो हमारे पास आती है, और ये अब आकलन लगना शुरू हो गया है। आपको बताते हैं कि साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की स्थिति क्या थी। ये समझ लीजिए, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक आंकड़ा ऐसा आया, पहले वो आंकड़ा देख लीजिए, शायद फिर और मजा आएगा बात करने का। ये देखिए, पिछली बार बीजेपी को वहां पर 1,56,43,623 वोट मिले। मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की। और वहीं कांग्रेस को कितने मिले? बीजेपी से कम वोट मिले। कितने? 1,55,95,696 वोट। लेकिन सरकार किसकी बनी थी उस वक्त? कांग्रेस की बनी थी। वोट कम होने के बाद मार्जिन कितना है? 1.5% से कम का मार्जिन है। अब ये आंकड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की स्थिति क्या थी ये समझ लीजिए। वहां पर 230 में से 227 जगह बहन जी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, 202 पर जमानत जब्त हो गई, पर वोट शेयर के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। बस यही एक लाइन सबकी आंख खोलने के लिए काफी है, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जब बीएसपी बन जाती है तब बीजेपी और कांग्रेस को यह सोचना पड़ता है कि बहन जी वो वहां पर जो एक वोट शेयर लेके जाती है वो डिसीजिव वोट शेयर है। भले ही वो जीत में कम कन्वर्ट होता है, लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस को मुश्किल में डालने के लिए काफी रहता है। इसका एक और आंकड़ा आपको छोटा सा दिखाते हैं, ये देखिए, जो हमने पहले नहीं बताया। बहन जी को पिछली बार मध्य प्रदेश में 19,11,642 यानी 5.1% वोट मिला। और ये आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है। एक बड़ी स्टेट 1 लाख की वोट से आगे पीछे पूरे गेम हो गया और बहन जी पा गई वहां पर 19 लाख वोट। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एमपी में क्या लगता है इस बार बीएसपी खेल बिगाड़ेगी? देखिए, बीएसपी की जो बात आप कर रहे हैं, बीएसपी जीतने या हारने के गेम में किसी का भी बैंड बजा सकती है। बीएसपी खुद इतनी ताकत नहीं रखती कि वो ज्यादातर सीटों पे जीत हासिल कर ले, लेकिन हाँ, बीएसपी ये ताकत जरूर रखती है कि वो किसी को भी हरा सकती है। किसी को भी अगर सत्ता की कुर्सी के करीब कोई पार्टी है तो वो उसको जिता सकती है। ये पावर जो है वो बीएसपी के पास है और ये उसका जनाधार है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए जो है वो एक कहते हैं ना कि चुनाव हराने वाली जो ताकत होती है वो बीएसपी के पास मध्य प्रदेश में है, और ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा था और इस बार भी हम इससे इनकार नहीं कर सकते। सिग्नल राकेश जी का हमारे से टूटा है, कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं कि आखिर कितना डिसीजिव ये रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी का वोट शेयर वहां पर रहता है, जिस तरीके से बीएसपी जो है वो उस पोजीशन में आ जाती है कि वो किसी का भी वोट काटे, भले ही उनकी जमानत जब्त हो गई हो 202 सीटों पर वो जो वोट लेकर गए, जहां पर जीत और हार का मार्जिन बहुत कम रहा, वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी को तो पटकनी देने में अहम भूमिका निभाई होगी। और अब वो सीटें, क्योंकि 227 पर आप खड़े हैं, 2 जीत जाते हैं, तो वो 23-24 सीटें जहां पर बीएसपी एक ऐसी पोजीशन में रही होगी जहां पर उसने बीजेपी और कांग्रेस को बराबर का नुकसान पहुंचाया होगा। तो क्या इस बार, जहां मुकाबला बहुत कड़ा है, आप जितने सर्वेस देख लीजिए, आप जितने ओपिनियन पोल देख लीजिए,
बहुत कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में एक नजदीकी मुकाबला नजर आ रहा है। वन साइडेड कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसीलिए बीजेपी अपने तौर पर वहां पर इस बार नया सियासी जाल बुनने में लगी है। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं और कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है। डॉक्टर राकेश प्रकाश दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे तो पुनः हम लेके आएंगे उनको। राकेश जी एक बार दोबारा जुड़े हैं। जी राकेश जी, सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि चुनाव में जो बीएसपी की ताकत है, बीएसपी की ताकत जो है वो एक खास वर्ग है, एक खास तबका है और वो तबका चुनाव में बाजी पलटने की ताकत रखता है, लेकिन हर सीट पर नहीं। और जो चंद सीटें हैं जहां पे कि कहते हैं कि जिससे सत्ता का समीकरण बन सकता है, सत्ता का समीकरण बिगड़ सकता है, तो उतनी ताकत बीएसपी के पास मध्य प्रदेश में आज भी है। हालांकि पहले की तरह बीएसपी एक धारदार, एक जानदार पार्टी के रूप में इस दौर में नहीं है, लेकिन हाँ, जो वोटों का प्रतिशत है वो करीब 5.1 है। तो 5% वोट किसी को भी कुर्सी दिला सकता है, किसी से भी कुर्सी छीन सकता है। ये ताकत बीएसपी के पास है। क्या ऐसी ताकत भी मिल सकती है? क्योंकि अब तक अगर पिछला आंकड़ा देख लें, पिछली बार 114 और 109 का आंकड़ा था। 109 बीजेपी, 114 कांग्रेस। तो कम मुकाबला, बिल्कुल करीब 5 करीब सीटों का फासला, 5 कांग्रेस और सीटों का, बीजेपी के बीच 5 सीटों का फासला। 5 सीटों का फर्क था। तो क्या इस बार भी जो ओपिनियन पोल है वो इतना ही नजदीक दिखा रहे हैं? बेशक 2 कदम कांग्रेस आगे हो या 2 कदम बीजेपी आगे हो, सबका अपना अपना सर्वे है। उस बीच मायावती अगर सीरियसली यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं, अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं, और क्या मायावती किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं? ऐसी कोई पृष्ठभूमि वो तैयार कर रही है कि भाई 227 में से हमें ज्यादा नहीं 7 ही मिल जाए, 10 ही मिल जाए, तो वो जो 10 का आंकड़ा होगा वो फिर डिसीजिव हो जाएगा। अगर कहीं बीजेपी और कांग्रेस में ड्रॉ की स्थिति आती है या सीटें कम पड़ जाती हैं, तब वहां पे बीएसपी फिर किंग मेकर हो सकती है। देखिए रोहित जी, यहाँ पे 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात जो आप कह रहे हैं कि अगर टाई होता है, अगर दोनों जो है, दोनों के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में बीएसपी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। लेकिन अगर बीएसपी ज्यादातर सीटों पर वोट काटने की क्षमता अगर और बढ़ा लेती है, तो फिर ये कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसी एक के लिए घाटे का सौदा होगा। तो मतलब अगर वोट कटुआ पार्टी बन जाए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। आप देखिए, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा चोट किसने पहुंचाई? चिराग पासवान ने। तो उसी तरीके से मायावती मध्य प्रदेश में अगर अपना वोट और हर सीट पर एक खास वोट अगर वो काट लेती है, तो फिर वो किसी न किसी, या तो बीजेपी या कांग्रेस, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगी। अब किसको नुकसान पहुंचाएगी ये तो नतीजे बताएंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक आंकड़ा अगर और जोड़ दें तो तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। साल 2018 में बसपा ने एमपी में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा। वहीं यूपी में उसकी प्रतिद्वंदी दल समाजवादी पार्टी ने राज्य में 2018 में 52 सीटों पर चुनाव लड़े थे। यहाँ पे शायद एमपी लिखना चाहते थे कि एमपी में 52 सीटों पर चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। 45 पर जमानत जब्त हुई थी। पार्टी को कुल मतदान में से 4,95,000 यानी कि 1.30% का वोट शेयर वहां पर मिला था। तो कहीं ना कहीं एसपी भी उसी भूमिका में है, लेकिन थोड़ी कम, थोड़ी छोटी भूमिका में। अब कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वहां पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, लेकिन उनकी तैयारी ये भी है कि किसी तरीके से एक ऐसा मैसेज कांग्रेस में चला जाए कि भैया ये हमारी वोट काटेंगे और ये तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, क्यों ना सीट ऑफर कर दी जाए, ऐसा कोई प्रभाव हो जाए। और सीट ऑफर हो जाए तो ऐसा सीट का आंकड़ा मांग लिया जाए जो अपने को सेफ हो। तो क्या ऐसी कोई स्थिति दिखती है? देखिए, सीटों के बंटवारे को लेकर के एक चीज मैं आपको साफ कर दूं कि अभी तक जो समीकरण सामने आए हैं उसमें जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति पे काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव में उनकी आपस में कोई साझेदारी नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। दूसरी चीज कि अगर ये गठबंधन परवान भी चढ़ता है तो इसके अंजाम कितने होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बीएसपी 5% वोट ला करके या 5.1
शून्य या 1.9% वोट ला करके भी 2 सीट लाती है, और एसपी 1.30 वोट ला करके सिर्फ 1 सीट लाती है। तो सीटों के मामले में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात यह है कि ये किस समुदाय का वोट ये कट करते हैं, या किस समुदाय का वोट इनको मिलता है, कितने सीटों पे इनका वोट मिलता है, कौन सा तबका इनके लिए वोट करता है, और वो तबका अगर इनको वोट नहीं करता तो किसको करता, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और अगर वो तबका बीजेपी के पाले से खिसक रहा है या कांग्रेस के पाले से खिसक रहा है, तो अगर कांग्रेस के पाले से खिसक रहा है तो ये कांग्रेस का नुकसान है, बीजेपी के पाले से खिसक रहा है तो ये बीजेपी का नुकसान है। लेकिन अब ये जो इनका जो वोट फीसदी का जो एक आंकड़ा है, उस आंकड़े में अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किन किन सीटों पे जहां पे कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एकदम कांटे की टक्कर है। हालांकि ज्यादातर सीटों पे ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जहां पे एकदम नेक टू नेक फाइट है, वहां पे एसपी या बीजेपी किसी भी उम्मीदवार को जिताने या हराने की हैसियत रखते हैं। देखिए, मैंने जो ये ज़िक्र किया एसपी को सीट शेयरिंग का, इसका एक आधार है। उसका आधार ये है कि शरद पवार से हाल ही में एक सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि इंडी गठबंधन कितना मजबूत है, कितने एकजुट हैं, क्या मतभेद हैं? तो उन्होंने 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट तरीके से कही। पहली तो उन्होंने कही कि देखिए मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो सुलझा लिए जाएँगे, मतलब मानते हैं कि मतभेद तो है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी मतभेद ना नज़र आएँ और यहाँ पर सीट शेयरिंग हो जाए, यानी जो छोटी पार्टियाँ हैं या जो वहाँ पर कम चुनाव लड़ती हैं, उनको सीट दी जाए ताकि एक सही मैसेज जाए। और ये कैसे मुमकिन होगा? आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने ऑलरेडी कैंडिडेट अनाउंस करने कर शुरू कर चुकी है। समाजवादी पार्टी उसी कतार में आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए ये सवाल और पुख्ता हो जाता है कि क्या ऐसी अब शरद पवार साहब की बात कांग्रेस क्यों मानेगी भाई, जब उनको पहले ही लग रहा है कि हम तो वहाँ पे मजबूत हैं, हम अकेले लड़ेंगे, हम और 2-4 पार्टी को साथ ले लेंगे, कल को वो हमारी बैसाखी बनेगी, कहेंगी ठीक है जी, ये 2 हम तब देंगे, पहले हमें ये मंत्रालय दो, वो दो। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जीत की, तो क्या लगता है आपको शरद पवार साहब का बयान सिर्फ बयान ही है, जब क्योंकि अब तक तो बयान ही दिख रहे हैं सिर्फ सभी पार्टियों के, या इसमें कोई आधार हो सकता है? देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा साफ कर दूं स्थिति, कि अगर समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, या कांग्रेस को, आमतौर पे अगर आप देश भर में राजनीतिक समीकरण देखें, तो इनका जो जनाधार है वो आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता है, जी। या जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वोट करती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% वोट इन्हीं को जा रहे हैं, लेकिन आमतौर पे जो ट्रेंड है, एक कहते हैं ना कि एक हमारा जो वोट का आधार है या हमारे समर्थकों का जो बेस है, अगर हम उसकी बात करें तो जो एक खास तबका अपने देश में है वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। इसी तरीके से जो पिछड़ा, जो समाज का जो एक पिछड़ा वर्ग है, उसका वोट आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी को जाता है, कम या ज्यादा, लेकिन उनका जो अपना एक वोट का जो एक जनाधार है वो कहीं ना कहीं पिछड़े तबके में ज्यादा है। इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे। तो ऐसे जी। में अगर कोई भी वोट, आमतौर पे अगर हम एक अनुमान लगाते हैं कि कोई भी वोट जो समाजवादी पार्टी को जा रहा है, या आम आदमी पार्टी को जा रहा है, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जा रहा है, तो वो एक खास तबके का वोट होता है। अगर वो इन दलों के पास जा रहा है तो इसका नुकसान हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को हो सकता है। इसी तरीके से अगर दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अगर इस समुदाय का वोट अगर खिसकता है बहुजन समाज पार्टी की ओर, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को इसका खामियाजा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका उसके उम्मीदवार जितने ज्यादा वोट काटेंगे उतना ज्यादा बीजेपी को नुकसान होगा। और जो दूसरे दल हैं इंडी गठबंधन के, अगर वो अगर अपना वोट शेयर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसका फायदा या नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी गणित है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही जुदा है, और कांटे की टक्कर है। पिछली बार भी थी, इस बार भी अनुमान यही इशारा कर रहे हैं
लेकिन जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस के जो एक बड़े नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, और जिस तरीके से जो चुनाव से ठीक पहले तैयारी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पहले से ही उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है, तो और कद्दावर नेताओं को भी उतारना शुरू कर दिया है। तो ये सारे जो एहतियाती कदम हैं, वो कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं कि इस बार चुनाव जो है वो बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है और हर कदम फूँक-फूँक कर रख रही है, और चुनाव की तैयारी को लेकर के भी बीजेपी काफ़ी सजग है। तो नतीजे इस बार जो है वो अनुमान के आधार पर नहीं, ज़मीनी हकीकत के आधार पे सामने आएँगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है पूरी तरह से केंद्रीय नेताओं के हाथ में है, खासतौर पे अमित शाह पूरी तरह से वहाँ पे लीड कर रहे हैं और बड़े नेताओं को उतारा भी गया है। सही कहा आपने। तो देखना होगा कि बीएसपी किसका खेल बिगाड़ेगी। फिलहाल खेल यहाँ पर किसी और का भी बिगड़ता दिख रहा है। अगर अगली खबर की ओर बढ़े तो ललन सिंह और अशोक चौधरी के विवाद पर चिराग पासवान का एक बयान आ गया है। बयान हो सकता है जेडीयू को चुभ जाए। चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू के कई नेता, सांसद और विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। हम लोग यानी चिराग पासवान। ललन सिंह को लेकर उन्हीं के नेताओं में एक असंतोष की भावना है। धीरे-धीरे ये सतह पर दिखने लगा है। ये सभी चिराग पासवान के शब्द हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब जेडीयू में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। चिराग ने सवालिया लहजे में कहा कि जेडीयू का भविष्य क्या है? एक ऐसी पार्टी जिसके नेता ने बार-बार पाला बदलने का काम किया। मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, जनता के बीच जाते नहीं हैं, तो बात नहीं होती है। आने वाले दिनों में ना ये पार्टी बचेगी, ना पार्टी का कोई अस्तित्व कोई संभालने वाला बचेगा। निश्चित तौर पे ये चिराग पासवान का एक बड़ा बयान है, लेकिन ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब इंडी गठबंधन बन रहा है, जब लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी है और जब मीडिया में ये साफ तौर पे दिखाई दिया कि ललन सिंह और अशोक चौधरी की तू-तू मैं-मैं सीएम के सामने होती है और किस तरह का वहां पर वातावरण रहता है। तो कितनी गंभीरता से चिराग पासवान के इस बयान को लेना चाहिए कि जेडीयू में टूट की स्थिति है। देखिए चिराग पासवान ने जो है वो ज़मीनी हकीकत को बयाँ किया है। चिराग पासवान ने साफ-साफ जनता को बताने का काम किया है कि जेडीयू और नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो डूबने की कगार पे है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के ऐन वक़्त पे पार्टी और पार्टी नेताओं के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पे दिखने लगा है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी या तो पार्टी या पार्टी के भीतर कलह इतनी ज्यादा हो चुकी है कि नीतीश कुमार किसी तरह से उस कलह में पड़ना नहीं चाहते और खुद को किनारे कर रहे हैं ताकि उनकी छवि, उनकी इमेज को कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज साफ हो चुकी है कि नीतीश कुमार के जेडीयू में कोई बड़ा फूट होने के आसार हैं, कोई बड़ा फूट जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि चुनाव करीब है, नेता एक दूसरे से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और उनको अपना भविष्य भी दिखता है, क्योंकि हर नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकता कि सत्ता के लिए कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। माना कि नीतीश कुमार इस खेल में माहिर हैं, लेकिन उनके पार्टी के भीतर जो लोग हैं उनको भी तो अपना भविष्य देखना है। नीतीश कुमार तो अब अपने उम्र के आखिरी पायदान पे है, वो आखिरी राजनीतिक पारी खेलने के कगार पे पहुंच चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तमाम दूसरे नेता हैं उनको तो ये भविष्य देखना पड़ेगा कि भाई जेडीयू किस तरफ जा रही है। तो ऐसे में जेडीयू में समय समय पे, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, चाहे कोई दूसरे नेता हो, जो भी नेता उभरता है नीतीश कुमार कैंची चला के उसको किनारे कर देते हैं। तो इसलिए जेडीयू में जितने भी नेता हैं उनको पता है कि नीतीश कुमार के रहते उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए बेहतर है कि नीतीश कुमार से किनारे किया जाए, क्योंकि जनता के बीच अब नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की तरह नहीं रही। जनता अब ये समझ चुकी है। और रही बात बीजेपी के साथ, तो बीजेपी उनके व्यवहार से इतनी दुखी है कि अब वो दोबारा नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का इरादा नहीं रखते। यही हाल आरजेडी का है। आरजेडी के नेता भीतर ही भीतर इस बात को मानते हैं कि हम मजबूरी में नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि सत्ता किसको प्यारी नहीं लगती। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव के समय या चुनाव के बाद बिल्कुल अकेले या किनारे पड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो चिराग पासवान की बातों में कितना दम है, इसके लिए इंतजार तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो निश्चित तौर पर वहां थोड़ी आग तो होगी, तभी धुआं उठा है।
और इतने दिन से ये जेडीयू के बीच जो असंतोष की खबरें हैं लगातार रह के आ रही थी, और अब चिराग पासवान का ये बड़ा बयान, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि चिराग पासवान वो नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को हारने में, मतलब कम सीटें लेने में बड़ी भूमिका निभाई थी, और नीतीश कुमार को मुखर विरोधी नीतीश रहे। कुमार की जड़ पे चोट किया था। जी, और मुखर विरोधी भी वो हमेशा से रहे हैं, और अब उनका दोनों ये के बीच कहना कि बड़े नेता दोनों के बीच संपर्क में 36 हैं। का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा है। तो अभी तो नीतीश कुमार के पास 45 का आंकड़ा है विधायकों का, लेकिन चिराग के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, और ये आंकड़ा कितना टूटेगा, कितना बढ़ेगा, अब देखते हैं। चिराग पासवान का ये जो बयान है, ये सिर्फ बयान ही साबित होता है या वाकई जेडीयू में वो स्थिति नजर आती है? इस पे हमारी नजर बनी रहेगी और हम इस खबर पे फिर आकलन के लिए जरूर आएंगे। लेकिन इस बीच संजय राउत अपने बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका जो तीर है वो सीधा कनाडा की ओर चला है। सामना में उन्होंने लिखा कि भारतीय एजेंसियों ने निज्जर की हत्या की हो या नहीं ये अलग बात है, लेकिन देश की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई करने का हक भारत जैसे देश को है। अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारता है, इसकी सराहना कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने की। मानव कल्याण के नाम पर अमेरिकी सेना इराक में घुस गई, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। अफगानिस्तान में फौज घुसाने में अमेरिका और रूस आगे थे। उनके देश को खतरा हो तो उन्होंने नेक मानवीय उद्देश्यों का ढिंडोरा पीटते हुए इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया। इसलिए निज्जर प्रकरण में भारत को दोष क्यों देते हैं? देखिए, सीधी बात है, भारत पहले दिन से कहता आ रहा है निज्जर की हत्या में हमारा या हमारी एजेंसियों का कोई हाथ नहीं है, बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। लेकिन ट्रूडो साहब ना तो सबूत दे पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, समझ नहीं आता वो किसके इशारे पे संसद में जाके बोल देते हैं। इतने बड़े पद पर बैठे हैं, और अब संजय राउत का ये हमला सामना के जरिए। जी राकेश जी। देखिए रोहित जी, एक चीज साफ है, किसी को भी धमकी देना, दुनिया का कोई भी देश और कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप विरोध के नाम पे किसी को धमकी दें, किसी को डराए धमकाएं, किसी को जान से मारने की धमकी दें, किसी का पोस्टर लगा के लोगों से कहे कि जो इसकी हत्या करेगा। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। आप कैसे किसी राजनयिक को, किसी देश के राजनयिक को खुलेआम धमकी दे सकते हैं, उसके परिवार वालों को धमकी दे सकते हैं, उसके नाम पे पोस्टर लगा सकते हैं, हत्या की धमकी दे सकते हैं, और फिर ये कहना कि हमारे यहाँ जो अपराध की परिभाषा है उस परिभाषा में अगर कोई किसी की हत्या करता है तो वो अपराध बनता है, अगर हत्या नहीं करता तो वो अपराध नहीं है। किसी के बारे में कह देना भरी अपराध नहीं है। ये तो कहीं से जायज नहीं बनता। ट्रूडो साहब आपके इस खिलाफ वक्त सबसे ज्यादा ये कंफ्यूज्ड तो दोहरा राजनेता नजर आ रहे हैं पूरे विश्व में। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड कोई है तो वो नहीं नहीं, खुद ट्रूडो हैं। ये देखिए इसमें दो चीजें बात गौर करने वाली हैं। पहला ये कि जो पश्चिम का नजरिया है, जो पश्चिमी देशों का जो नजरिया है, और पश्चिम देश ये मानते हैं कि जो वो तय करेंगे दुनिया वही मानेगी। अब दुनिया वो नहीं रही। जी उनके लिए आतंकवाद, अगर उनके घर में चोट होता है तो आतंकवाद है, लेकिन अगर दूसरे के यहाँ चोट होता है तो वो कुछ और है। उनकी परिभाषा उनके लिए कुछ और हो जाती है। तो ये चीज जो है ना, ये समझना पड़ेगा। जब कहते हैं ना कि लादेन ने जब अमेरिका में घुस करके ट्विन टावर उड़ा दिए तो फिर उनको आतंकवाद समझ में आ गया। फिर वो पाकिस्तान को बिना बताए उसके देश में घुस के हमला करके मार के सबको जस्टिस, वो सब जायज है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हत्या का आरोपी, कोई आतंकवादी, अगर कोई देश ये करार दे देता है कि ये आतंकवादी है और वो आपके देश में है और आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, ये कौन सा मानवता है? तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है, ये तो डबल जी स्टैंडर्ड है। और भारत ने बिल्कुल ही सही अंदाज में, मैं कहता हूं संजय राउत जी ने जो सामना में लिखा उससे भी कड़े अंदाज में भारत ने कनाडा, अमेरिका और पूरी दुनिया को बता दिया। आपने अगर गौर किया होगा हमारे विदेश मंत्री का जो बयान संयुक्त राष्ट्र में जो उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने जो अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि भारत न तो एंटी वेस्टर्न कंट्रीज है और न तो भारत जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ भी नहीं है और न ही भारत का जो रवैया है वो वेस्टर्न कंट्री की तरह है कि डबल स्टैंडर्ड। अपने मामले है तो उसको किसी और चश्मे से देखेंगे, दूसरे का मामला है तो उसको किसी और चश्मे से देखेंगे।
ये पश्चिम का जो दोहरा रवैया है, तो भारत इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और भारत ने ये चीज साफ साफ कहा कि जो भी आतंकवाद है, चाहे आतंकवाद किसी भी रूप में है, भारत उसकी घोर निंदा करता है, भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करता है और दुनिया से भी यही उम्मीद रखता है। तो इस मामले में किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। और अमेरिका चाहे दुनिया के कोई भी देश हो, आप अभी देखेंगे कि अभी भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को जो है वो ब्रिटेन में गुरुद्वारे में घुसने से रोका गया। तो ये जो ये तो किसी की धार्मिक आजादी पे हमला है। आप कैसे किसी को, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ आप ये कैसे तय कर सकते हैं? कोई मंदिर जा रहा हो, गुरुद्वारे जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, ये तो मतलब कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और वो भी बिल्कुल तब जब पश्चिमी देश ऐसा कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का इतिहास आपसे छुपा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने जैसे पूरे वर्ल्ड के सामने स्टैंड लिया है, उससे ना सिर्फ कनाडा निशब्द हुआ है, उसके लिए अमेरिका भी अब निशब्द हो गया, बिल्कुल निरुत्तर हो गए। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब ट्रूडो साहब तो ये सोच रहे होंगे मैं कितने यू टर्न लूं, अब मैं क्या बोलूं, वो तो बेचारे वहां भी फंसे हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते, उनकी सरकार ऐसे चल रही है और भारत के साथ पंगा लेके वो फंस गए। लेकिन संजय राउत ने एक बढ़िया और जबरदस्त जवाब दिया। राकेश ये जी तो बहुत इस शुक्रिया, बिल्कुल बहुत ही कहते धन्यवाद। हैं ना, ईट संजय संजय राउत ने इस मामले में ईट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की है। एक बढ़िया स्टैंड है, हम इसकी सराहना करते हैं। सराहना करते हैं जी। अब एक खबर जो अक्सर जेएनयू से आती रहती है, पता नहीं क्यों, ये विश्वविद्यालय है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और खबरें क्या आती हैं, परिसर में एक बार फिर से नफरती मामला, हेट स्टोरी, यानी कि वो देश विरोधी नारे दीवारों पे लिखने, वो पोस्टर्स लगाने, वो एक बार फिर ये बात समझ में आई है और यहाँ पर गहरी आपत्ति जताई है सभी स्टूडेंट यूनियंस ने। एबीवीपी ने खास तौर पर जो है वो ज्ञापन सौंपा है प्रशासन को। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये कौन वो चंद मुट्ठी लोग हैं जो देश का भला नहीं चाहते और जहां पर बीज बोना चाहिए पढ़ाई का, शिक्षा का, वहां जाकर नफरत का बीज बो रहे हैं। देखिए, जेएनयू का जो अतीत है, जेएनयू में कुछ ऐसी ताकतें लंबे समय से वहां पे सक्रिय है, जो कि समय समय पे अपने खुराफातों से बाज नहीं आते। जेएनयू को शिक्षा का मंदिर, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे कि ज्ञान का आदान प्रदान जरूरी होता है। और वो वहां की, कहते हैं ना कि विश्वविद्यालय इसलिए गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि वहां पे स्कॉलर जो है वो अपने काम को समाज और देश के हित में इस्तेमाल कर सके। उनकी जो शिक्षा है, उनका जो ज्ञान है, या उनका जो एक शोध है, रिसर्च जिसको कहते हैं, तो इन सब का इस्तेमाल देश और समाज के विकास में, उनके हित में हो सके और इससे जन कल्याण के काम हो। लेकिन ऐसी जगहों पे इस तरीके के हेट स्टोरी और इस तरीके के पोस्टर और कंट्रोवर्शियल जो स्लोगन्स, नारे लिखे जाते हैं, ये सब करना जो विश्वविद्यालय की जो मूल भावना है, ये उसके खिलाफ है। और खास तौर से ऐसे कामों में विद्यार्थियों का इस्तेमाल करना, और जो भी इसके पीछे की जो भी मानसिकता है, जो भी सोच है, या जो भी लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये चंद विद्यार्थियों को मिला करके इस तरीके की हरकत का दायरा सिर्फ विश्वविद्यालय की बाउंड्री के भीतर नहीं रहने वाला। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इस लिहाज से उनको ऐसी हरकतों से बचना चाहिए, क्योंकि ये देश और समाज को एक गलत संदेश देता है। तो ऐसी चीजों से बच करके और हम सकारात्मक दिशा में बढ़े, हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, कंपटीशन ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज को जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में प्रमोट करें, बजाय इसके कि इस तरीके की हेट स्टोरी को। और हम सबको मिलकर के ऐसी जो भी गतिविधि है, ऐसे जो भी वहां पे नारे लिखे जा रहे हैं, उसकी कड़ी आलोचना करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी। सभी खबरों पे आपने बड़ी बेबाकी से अपना आंकलन दिया और अपने विचार रखे, बहुत धन्यवाद आपका। सही कहा आपने, देश से ऊपर कुछ नहीं है। अब ये वो भारत नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा तो सहा जाएगा, अब वो नहीं है। अब देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार अपना काम करती है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए आकलन के साथ। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही और बहुत सारी खबरें लेके आपके लिए जल्द हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।